हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्विस एजुकेशन में। आज से हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 2021 में शायद दिसंबर में एग्ज़ाम है इसका। और हम लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से पोल भी किया था, तो पोल पे आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया। उसमें आप लोगों ने बताया कि टेस्ट सीरीज दे आईएएस की होनी चाहिए, मतलब उस पर ज़्यादा वोटिंग है। इसके बाद फिर जीएस वर्ल्ड का भी है। लेकिन हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि यूपी पीसीएस आरओ 2021 के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। ना ही दे आईएएस की है, ना ही जीएस वर्ल्ड की है। ठीक है, मैंने काफ़ी सर्च किया बट अवेलेबल नहीं है। बाद में पता चला कि जीएस वर्ल्ड आरओ की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा है, यानी 17 अगस्त से वो स्टार्ट किया भी है, लेकिन मार्केट में प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। मैं पहले सोचा था शायद दे आईएएस का मार्केट में अवेलेबल हो आरओ का, बट सॉरी इसके लिए। और मैंने बिना जानकारी किए आप लोगों से पोल भी करा लिया। तो खैर कोई बात नहीं, जब भी टेस्ट सीरीज आ जाएगी मार्केट में तो तब की कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो हम लोग के पास समय है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं या फिर टेस्ट एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या क्या, ये देखिए। इसमें हम लोग प्री जो 2021 का दे आई इसका यूपी पीसीएस के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है, दृष्टि का तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब दे आईएएस के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सारी कंपाइलेशन में दे आईएएस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री के लिए ये सब क्वेश्चन हम लोग आरओ के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, और मार्केट से एक सॉल्व पेपर तो आप लोगों ने पहले लगाए भी होंगे, तो सॉल्व पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं यहाँ पे। इसमें 5 मॉडल पेपर हैं, तो इसके भी क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो आपको दिख रही है जीएस वर्ल्ड की आरओ की, ये एक्चुअली 2016 एग्ज़ाम जो हुआ 2016 का, ये लेकिन ये कंडक्ट तो अभी हुआ ना, ये 20 शायद 20/9/2020 को कंडक्ट हुआ था। इसका तो मेंस भी हो चुका और अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये जो टेस्ट सीरीज दिख रही है ये मेंस की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग इसको भी कर लेंगे। और चूँकि पेपर अभी लेटेस्ट में ही हुआ है तो क्वेश्चंस मतलब करंट के भी हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। चूँकि मेंस का है तो क्वेश्चंस बढ़िया हैं। तो हम लोग इस टेस्ट सीरीज में जो आरओ 2021 के लिए कर रहे हैं, इसमें 3 जगह से क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। ठीक है, दे आईएएस यूपी पीसीएस 2021 से, और यहाँ से मॉडल पेपर, और ये आरओ जीएस वर्ल्ड का 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसके लिए टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड ने कंडक्ट कराई थी, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो इन तीनों से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आरओ 2021 के लिए। तो ये तो मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बेटर है एक किसी आरओ कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से। और आगे अगर आ भी जाएगी दे आईएएस का आरओ के लिए, अगर सेपरेट आती है तो वो भी कर लेंगे, बट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब तक नहीं है तब तक हम लोग यही करते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी गर्म जलधारा है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, गर्म जलधारा यानी यहाँ पे ये वार्म करंट पूछ रहे हैं। ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। वार्म करंट होती हैं और कोल्ड करंट होती हैं। ओसेनिक टेम्परेचर और ओसेनिक करंट्स के बारे में जब आप पढ़ते होंगे तो इन सब की चर्चा होती है। ठीक है, और इन्हीं जलधाराओं के माध्यम से पूरे ग्लोब पर वाटर सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, पूरे ग्लोब पर सर्कुलेट होता रहता है। ये समझ लीजिए, नॉर्थ पोल पे जो वाटर है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे जो वाटर है वो एक समय बाद साउथ पोल पे आ जाता है, मतलब सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, और एक नई क्वेश्चन जरूर आता है, तो उनको देख लीजिए, जल्दी से मैप पे देख लीजिए तो आइडिया हो जाएगा। इस मैप को देखिए, जो रेड कलर में साइन हो रही हैं, जो आपको विजिबल हो रही हैं, ये वार्म करंट है। ठीक है, रेड से। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है, जो किसी भी कॉन्टिनेंट को उठाइए और कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा किसी भी कॉन्टिनेंट का देखिए, तो आप पाएंगे यहाँ पे कि पूर्वी हिस्से में जो करंट्स बह रही हैं, जो फ्लो कर रही हैं, वो हॉट करंट्स हैं, यानी हॉट या वार्म करंट बह रही हैं। और जो पश्चिमी भाग होता है यहाँ पे नॉर्मली ठंडी धाराएं बहती हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे लेकिन नॉर्मली ऐसा ही है। आप पश्चिमी तट देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोल्ड दिखेगी, यहाँ पे पश्चिमी देखेंगे तो यहाँ पे कोल्ड दिखेगी, यहाँ पे पश्चिमी भाग देखेंगे किसी भी कॉन्टिनेंट का आपको कोल्ड दिखेगी। ठीक है, पूर्वी भाग देखेंगे आपको यहाँ पे वार्म दिखेगी। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं, पूर्वी देखेंगे तो वार्म दिखेगी और पश्चिमी देखेंगे तो कोल्ड दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस में ब्राज़ील धारा थी, तो ब्राज़ील धारा आपको ये दिख रही, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ इसके, ताकि वो दिख सके, नहीं तो दिख नहीं रहा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ब्राज़ील जो जलधारा है ये कैसी है, ये वार्म करंट है। ठीक है, अगलुवास, मतलब इस मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार देखते रहा कीजिए। वैसे आप लोगों को आता होगा ये चीज़, तो ये हमेशा पूछता रहता है, ब्राज़ील, अगलुवास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओयोसीओ और कोरोसीओ, तो कोरोसीओ जो दिख रही है ये बहुत पूछता है। तो यहाँ पे वार्म देख लीजिए, पहले ब्राज़ील वार्म है, अगलुवास वार्म है, कुरोसियो वार्म है, और ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है ये भी वार्म है। गल्फ स्ट्रीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वार्म है। ठीक है, आपको ये अफ्रीका का वेस्टर्न भाग दिख रहा है, कैनरी धारा, ये देखो कोल्ड करंट है। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी तट पे है, ये भी पश्चिमी भाग पे बेंगुला
तो ये भी कोल्ड करंट है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, अब क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। एक करंट और देख लीजिए, लेब्राडोर जो देखो ऊपर की तरफ से आ रही है, एक कोल्ड करंट है। ठीक, अब वापस क्वेश्चन पे आइए। तो इसमें जल्दी से बता दीजिए कौन सी, यहाँ पे बार में पूछा है ना, तो बार में यहाँ पे ब्राज़ील ला रहा है। ठीक है, ये बार में फॉकलैंड अभी आपने कोल्ड देखा, लेब्राडोर कोल्ड देखा और कैनरी भी कोल्ड देखा। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म जलधारा कौन सी है, केवल 2, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बाकी सब कोल्ड है। ठीक है, आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पीरियड में राजा जनक कहाँ के रूलर थे, ये पूछा है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पता ही होगा। राजा जनक कहाँ से थे, ये विदेह के राजा थे। ठीक है, विदेह के राजा कौन थे, जनक। ठीक है, यदि आपको केकई का पूछा जाए तो केकई के अश्वपति थे। अश्वपति में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अश्वपति और कासुई के अजातशत्रु। ठीक, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, विदेह हो गया। ये थोड़ा सा एडिट करने में मिस्टेक हो गई, ए के बाद बी आना चाहिए था, कोई नहीं, विदेह याद रखना। और ये भी बच रहे हैं तो इनका भी जान लीजिए। इनके राजा थे, यहाँ के शासक जो थे पांचाल के, प्रवाहण जवाली। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रवाहण जवाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसको नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख था। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन। देखिए एक रॉक पिलर होता है। ठीक है, रॉक पिलर यानी स्तंभ, यानी जो वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो इस पर भी इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, मतलब इस पर भी कुछ लिखावट हो सकती है उनकी भाषा में। और दूसरा इंस्क्रिप्शन सिंपल से एक पत्थर हो सकता है, उस पत्थर पर भी कुछ लिखावट हो सकती है, तो ये इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये रॉक पिलर पे इंस्क्रिप्शन है और ये सिर्फ पत्थर पे इंस्क्रिप्शन है, तो इसको बोल देते हैं शिलालेख। ठीक है, शिलालेख, और इसको बोलते हैं स्तंभ लेख। चूँकि ये स्तंभ जो हो सकता है ये भी पत्थर का ही बना है, लेकिन इसको स्तंभ लेख बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो पिलर के फॉर्म में है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, रोमन देही के बारे में स्तंभ लेख लिखा है और हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो रोमन देही स्तंभ लेख है जो वर्टिकल पोजीशन में। ठीक है, और हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो सिंपल से एक चट्टान है। ठीक है, और चट्टान पे उस पर अभिलेख, उस पर इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखा हुआ है। और नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख जो था वो हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये किस शासक के बारे में जानकारी देता है, खारवेल के बारे में। ठीक है, एक शासक थे खारवेल, ये किस वंश से थे, चेदी वंश से। ठीक है, चेदी वंश। तो ये चेदी वंश एक्टिव कहाँ था, एक कलिंग में एक्टिव था, कलिंग यानी उड़ीसा। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों को इसमें याद रखनी है। कुछ इमेजेस पढ़ी हैं, उसको देख लीजिए। इसको देखिए, इस फिगर को देख के बता सकते हैं कौन सा पिलर एडिक्ट है या पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये रोमन देही है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है, रोमन देही रॉक पिलर। ठीक, और ये कहाँ पे, ये नेपाल में है। दूसरी चीज़, ये जो आपको नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है इस पिलर का, नीचे वाला हिस्सा, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे वाले हिस्से में देखो, यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन है, लिखा हुआ है। तो ये जो लिखावट है ये इस भाषा में लिखा हुआ है, तो इसी को बोल देते हैं इंस्क्रिप्शन। और जो यहाँ पे ये जो लिखावट लिखी है, इसमें लिखा क्या है, इसमें एक्चुअली अशोका के बारे में लिखा है। ठीक है, ये अशोका के बारे में लिखा है, और इसमें लिखा है कि अशोक महान ने जब ट्रैवल किया था, यात्रा किया था, कहाँ का, बुद्धा की जो बर्थ प्लेस थी, तो अपने शासनकाल में बुद्ध साहब की जो जन्मस्थली थी वहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया था, तो उसी के बारे में इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो ये रोमन देही के बारे में याद रखना। और ये क्या है, हाथी गुम्फा। ठीक है, ये हाथी गुम्फा आपको इंस्क्रिप्शन दिख रहा है। अब इंस्क्रिप्शन यहाँ इमेज में तो नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी इमेज देख लीजिए। ठीक है, ये तो हाथी गुम्फा है, और इंस्क्रिप्शन कहाँ पे, देखो यहीं पे, यहाँ पे जाके, यहाँ पे अंदर की तरफ या फिर यहाँ की तरफ कहीं पे लिखा होगा, मुझे इतना नहीं आइडिया है, पर इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे ऊपर वाली इमेज में है। ये चीज़ दिख रहा है आपको, मैं और जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पत्थरों पे उकेरा गया है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको हाथी गुम्फा बोलते हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, खारवेल के बारे में इसमें चर्चा मिलती है, खारवेल के शासन के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और कलिंगा में जो नहरें वगैरह खुदवाई गई थी, महापदम नंद जो शासक थे, नंद वंशीय शासक थे ना, महापदम नंद, तो उन्होंने नहरों का जो निर्माण कराया था, तो उन सब की इसमें चर्चा मिलती है हाथी गुम्फा पर। ठीक, और ये तीसरी इमेज दिख रही है, ये जूनागढ़ का है। ठीक है, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, यानी जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये पिलर की फॉर्म में तो है नहीं, ये सिंपल सा पत्थर है और पत्थर पे लिखा हुआ है, ये पिलर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको स्तंभ लेख नहीं बोल रहे हैं, इसको अभिलेख बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार था। देखिए अग्रहार
इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको अग्रहारम भी बोलते थे, ठीक है, अग्रहारम। और इस तरह का नाम आपने साउथ इंडिया में काफ़ी पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारी सेटलमेंट हैं साउथ में, मतलब बहुत से गाँवों के नाम मिल जाते हैं इस नाम से, अग्रहार के नाम से। अग्रहार मतलब उनका प्रीफिक्स नाम रहता है गाँव का, और बाद में उनका ओरिजिनल नाम रहता है गाँव का। तो आपको बहुत सारी सेटलमेंट मिल जाएंगी, आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगी, ठीक है, आपको तमिलनाडु में सेटलमेंट मिल जाएंगे इस नाम से, अग्रहार के नाम से। तब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सेटलमेंट नाम बोल रहा हूँ तो सेटलमेंट से आपको समझ में आ गया होगा ये लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई भूमि तो होगी, भूमि तो सेटलमेंट होता है, भूमि पे ही तो सेटलमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये भूमि किस काम के लिए थी ये इंपॉर्टेंट है। भूमि तो ठीक है, चलो हम लोगों ने एक पॉइंट पकड़ लिया, भूमि है। और ये जो भूमि होती थी ये नॉर्मली मंदिरों को लिए दी जाती थी, मंदिरों के या टेम्पल्स के मैनेजमेंट के लिए दी जाती थी। और मंदिरों का मैनेजमेंट करता कौन था? ब्राह्मण लोग करते थे, ठीक है। तो ये जो भूमि होती थी ये ब्राह्मणों को दी जाती थी ताकि वो मंदिरों का या फिर टेम्पल्स का मैनेजमेंट कर सकें। तो इस भूमि के काफ़ी काम थे, एक तो मंदिरों का टेम्पल्स का जो है मैनेजमेंट हो जाता था, और बाकी ब्राह्मण लोग जो थे वो मंदिरों में ही तो रहते थे, तो इनकी भी तो फैमिली होती थी, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली को भी सस्टेन कर सकें, ठीक है, अपनी फैमिली को भी पालन पोषण कर सकें। तो इसके दो काम हो जाते थे, ब्राह्मण अपनी फैमिली के लिए पालन पोषण भी कर लेते थे ऐसी भूमि से। अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़मीन तो चाहिए ना भाई, ठीक है। तो एक कारण ये एक पर्पज़ इसका फैमिली के लिए हो गया ब्राह्मणों की, और दूसरा पर्पज़ रिलीजियस पर्पसेस तो था ही। तो ये गुप्त काल में अग्रहार यहाँ पे भूमि बहुत दान की गई, ठीक है। चोलास के समय पे भी दान की गई, पल्लवास के टाइम पे भी ये अग्रहार नाम से चलता था। अगर हम एंशियंट टाइम पे देखेंगे ना, मतलब गुप्त काल से पहले और पहले एंशियंट टाइम में, तो इस अग्रहार को या अग्रहारम को चतुर्वेदी मंगलम बोलते थे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है इसी नाम से पूछ ले, चतुर्वेदी मंगलम। अगर इस नाम से आ जाए कि ये क्या है, तब भी यही लगा देना आप, मंदिरों और ब्राह्मणों को दान देने के लिए जो भूमि यूज होती थी, चतुर्वेदी मंगलम, ठीक है। इतना याद रहेगा। तो ये उल्टा भी पूछ सकता है, वो भी याद रखना। ऐसे पूछ लेगा, अग्रहार एक प्रकार की ये ब्राह्मणों को दान देने वाली भूमि थी और एक इसके काल में एक्टिव थी, तो फिर गुप्तकाल 4 ऑप्शन दे देगा, तो गुप्तकाल याद रखना। आप गूगल पे अग्रहार सेटलमेंट करके लिखेंगे ना तो तमाम गाँव के नाम आ जाएंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे सेटलमेंट हुए हैं पहले, ठीक है। तो कोई मतलब रटने वाली बात ही नहीं है, अग्रहार मतलब ज़मीन। चलिए आगे करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, बस आसान है, ठीक है। बाणभट्ट साहब किसके समय के थे? ये हर्षवर्धन के समय पे थे, ठीक है। आंसर तो हर्ष हो गया। हर्ष का टाइम बताएंगे? हर्ष का टाइम 606 से 647, मतलब मोटा मोटा याद रखना, 600 और 700 के बीच में याद रखना, AD, ठीक है। लेकिन इस समय से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका वंश, ये किस वंश से बिलोंग करते थे? ये पुष्य भूति वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है, पुष्य भूति, ठीक। और जब भी हर्ष का नाम आया करे तो आप एक युद्ध का जरूर नाम याद रखा करें, नर्मदा का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ नर्मदा, क्योंकि इस युद्ध में हर्ष साहब हार गए थे, ठीक है। किससे हार गए थे? पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। और पुलकेशिन साहब जो थे वो किस वंश से थे? ये चालुक से थे, चालुक, ठीक। और चालुक वंश कहाँ पे एक्टिव था? साउथ में था। तो ऑब्वियसली हर्ष साहब साउथ में अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे अपने एम्पायर का, ठीक है। हर्ष के बारे में एक चीज़ बहुत याद रखना है, ये अपने जस्टिस के लिए और जेनरोसिटी के लिए, यानी उदारता के लिए और न्याय के लिए बहुत फेमस थे, जाने जाते थे, इनका काफ़ी प्रेज भी हुआ है, ठीक है। और बाणभट्ट साहब ने इनकी कृति लिखी कौन सी थी? ये कृति यानी रचना, इनकी रचना कौन सी थी? हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। इतना बहुत है, चलिए आगे करते हैं। 6वां क्वेश्चन है, एल्बर्ट विल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों या फिर यूरोपियों ने किस संगठन की स्थापना की थी? देखो एल्बर्ट विल जो था इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, इसका विरोध तो होना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन ये विरोध हो किसकी तरफ से रहा था? अंग्रेज़ों की तरफ से या यूरोपियन की तरफ से, क्योंकि इन्हीं लोगों को समस्या थी इससे। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था एल्बर्ट विल को? लॉर्ड रिपन साहब ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन साहब ने। एक लॉर्ड लिट्टन भी थे, एक लॉर्ड रिपन भी थे। लिट्टन के बारे में याद रखा करो, ये नेगेटिव आदमी थे, ठीक है, ये गलत आदमी थे। इन्होंने काफ़ी ठीक काम किया रिपन साहब ने। रिपन साहब को इनके बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो देखते हैं आप लोग, सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एल्बर्ट विल जो था उसमें था क्या? देखो जब 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया, सॉरी 1833
1883, ठीक, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही था 1800, बताएंगे 1880 से 84 था, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, पर नियर अबाउट यही था, देख लेना आप लोग। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले तक ये थे, उसके बाद फिर डिफरेंस आ गए थे। और इस एल्बर्ट बिल से पावर मिल गई थी किसको? भारतीय न्यायाधीशों को, यानी इंडियन जो जस्टिस थे इनको भी पावर मिल गई थी कि वो भी सुनवाई कर सकते हैं इनकी, अंग्रेज़ों और यूरोपीय यदि किसी क्रिमिनल मैटर्स में इंडल्ज हैं या फिर सिविल मैटर्स में इंडल्ज हैं तो इंडियन जस्टिस भी अंग्रेज़ों की सुनवाई कर सकते थे, ठीक है, अंग्रेज़ों की केस की सुनवाई कर सकते थे। तो फिर ये बात अंग्रेज़ों को हजम कैसे होगी कि हमारा केस एक इंडियन कैसे सुन रहा है? तो उसी के कारण ये विरोध था, ठीक। तो ये जो संघ का नाम था यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें, 7वां क्वेश्चन देखिए, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इसका मतलब है डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, डाउनवार्ड मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो डाउनवार्ड से आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, ये डाउनवार्ड हमने एरो बना दिया। फिल्ट्रेशन का मतलब है पास हो जाना, ठीक है, निकल जाना एक जगह से नीचे की तरफ। तो इस सिद्धांत का सिंपल सा फंडा ये था कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन पहले उच्च वर्ग के लोगों को दे दो, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोगों को दे दो, और उनसे मतलब कुलीन वर्गों के लोग जो हैं या फिर जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे जो छन छन के एजुकेशन जाएगी नीचे के वर्गों के लोगों तक, ये जो थ्योरी थी ये डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, ठीक है। और ऐसा मतलब ये थ्योरी तो लागू तो कर दी गई थी, और लागू किसने की थी? ये ऑकलैंड साहब ने की थी, ठीक है, ऑकलैंड साहब ने। लेकिन आप लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना, ठीक है, सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे ये जो थ्योरी है उसके इस थ्योरी के फादर तो मैकॉले साहब हैं, ठीक है, मैकाले में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, यही कलाकार थे, ऐसा ही सोचते थे, ठीक है। तो इस मैकाले की इस थ्योरी को सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया? तब ऑकलैंड आंसर मानना, ठीक है। अगर ये पूछ लिया अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसका था तो फिर मैकाले मानना, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं, बड़ी अच्छा स्टेटमेंट है, अंग्रेज भिखारी से घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र हैं भी। तो ये जो कथन था वो लाला लाजपत राय साहब का था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो वो यहाँ पर सब दिख रहे हैं आपको, लाल भी दिख रहे हैं, बाल भी दिख रहे हैं और पाल भी दिख रहे हैं, ठीक है। इन 13 लोगों की ट्रिनिटी तो आप लोग जानते होंगे, उग्र राष्ट्रवाद का उदय के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन तीनों ने ही तो निभाई, लाल बाल पाल, ठीक है। और गोखले साहब के बारे में तो जानते होंगे, ये पॉलिटिकल लीडर भी थे, पॉलिटिकल गुरु भी थे, किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी जी के। चलिए आगे करते हैं। नमा देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में थे? वेरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल हमीद लाहौरी साहब की आपने एक किताब पढ़ा होगा, पातशाहनामा, ठीक है, पातशाहनामा याद रखना सेपरेटली। और इसके बारे में किसकी चर्चा थी? शाहजहाँ साहब के बारे में चर्चा थी, ठीक है। तो ये उन्हीं के काल में हुए ना शाहजहाँ के। ये सभी लोग क्या है, ट्रैवलर हुआ करते थे, ठीक है, यात्री लोग हुआ करते थे, फिर आ जाते थे यहाँ पे और इतिहासकार बन जाते थे, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रैवल करते थे इसलिए इतिहासकार हो गए, इतिहासकार वो पहले से थे इसलिए उनका भ्रमण करने का शौक़ है, और हिस्टोरियन की तो खूबी रहती है ट्रैवल करना। चलिए आगे करते हैं। आइए, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता का जो राजकुमार है वो किसे बोलते हैं? कृष्णदास पाल साहब को ही बोलते हैं, ठीक है, सही मैच है। और भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चार्ल्स मैडकॉफ, सेपरेटली भी पूछता रहता है, मैडकॉफ साहब को याद रखना। और देसी भाषा समाचार पत्र एक्ट अधिनियम, ये क्या लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पे एडिट नहीं कर पाया ठीक से, 1878 है, ठीक है, 1878, ये लॉर्ड लिटन साहब का था, तो ये भी सही मैच है, यहाँ पे तीनों सही मैच हैं, यहाँ पे यानी इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे? इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दर्जा प्राप्त था महबूब इलाही, ये दर्जा किसको प्राप्त था? निजामुद्दीन औलिया साहब को, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया साहब को। और ये चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, ठीक। 12वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे अंतिम स्थान पे पूछा है। तो पहले हम लोग चारों का देख लेते हैं समय, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो 1940 का था, ठीक है। और बम्बई में ये जो नौसैनिक विद्रोह हुआ ये कब हुआ था? 1946 में, ठीक है, 1946 में। वेबल योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1945 का है। और क्विट इंडिया मूवमेंट QIP, क्विट इंडिया मूवमेंट QIM, ये तो परिचित हैं ही। ये कब हुआ था? 1942, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे बाद का कौन सा है? 1946 ही दिख रहा है, तो आंसर बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे करते हैं।
13 क्वेश्चन भी ये मैचिंग का क्वेश्चन है। बॉम्बे क्रॉनिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी किताब दिख जाए यहाँ पे किसका नाम याद आना चाहिए आपको, फिरोज शाह मेहता साहब का। फिरोज शाह मेहता साहब की बॉम्बे क्रॉनिकल थी, ठीक है। गोखले साहब ये तो गलत है, तो यहाँ पे गलत पूछा है हमसे, ठीक है। तो गलत आंसर तो सी हो गया। बाकी ये दोनों सही मैच है, तो इसको भी जाने रहिए। इंदु प्रकाश जो है ये सब न्यूज़ पेपर है, ठीक है, समाचार पत्र। इंदु प्रकाश भी एक समाचार पत्र था। इसके प्रारंभ करने वाले जो थे वो एम जी रनाडे साहब थे। और नेटिव ओपिनियन जो है वो बी एन मांडलिक साहब ने प्रारंभ किया था, ठीक है। बी एन मांडलिक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी एन मांडलिक, सॉरी फॉर दैट, बी एन मांडलिक याद रखना। देखो अभी न्यूज़ में रहे होंगे, यानी कि कुछ एनिवर्सरी वगैरह रही होगी तो न्यूज़ में रहेंगे। देखो अच्छी कोचिंग की खासियत यही है, क्वेश्चन जो पुटअप करते हैं टेस्ट सीरीज में करंट से कहीं से भी यदि रिलेट होता है तो वो क्वेश्चन डाल देते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 14 देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है, जल्दी से मिला दीजिए। अब इस कर्वी को देख के सबसे पहले विटामिन सी का नाम याद आता है ना, विटामिन सी। तो ये तो विटामिन ए है, तो ये तो गलत मैच है। तो कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी हम लोगों को मिल जाते हैं। विटामिन सी, ठीक है। इसका केमिकल नेम बताएंगे, केमिकल नेम है इसका एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये पूछ लेता है कभी कभी, केमिकल नेम भी पूछ लेता है। विटामिन बी6 से चर्म रोग, यानी यहाँ जो स्किन डिसीज हो जाती हैं, स्किन डिसीज चर्म रोग बोलते हैं उसे, तो ये विटामिन बी6 की कमी के कारण होता है, ये सही मैच है। विटामिन बी12 वेरी इंपॉर्टेंट, रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया लिख रहे हैं, ठीक है, इसको एनीमिया बोलते हैं। विटामिन ए, ये भी सेपरेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनन शक्ति में प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रिडक्शन इन फर्टिलिटी, ठीक है। तो इस तीनों सही मैच है, डी गलत है, तो आंसर हो गया डी। चलिए आगे करिए। 15वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सेपरेटली भी अलग अलग पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा है, आरओ में भी पूछा है। इसको 4 क्वेश्चन की तरह पढ़ना आप लोग, ठीक है। लाइकोपिन जो वर्णक है, वर्णक यानी पिगमेंट, तो लाइकोपिन तो टमाटर के लिए बिल्कुल याद रखें। टमाटर में जो लाल रंग या फिर जो लाली आती है टमाटर में, ठीक है, वो लाइकोपिन के कारण होती है, ठीक है। तो ए का हो गया 2, यहाँ पे बी सी डी, यहाँ पे हम जल्दी मैच कर ले रहे। ये क्या लिखा, कैप्सिसिन, मिर्च का जो तीखापन रहता है वो कैप्सिसिन के कारण है, ठीक है। तो बी का 1 हो गया। जैंथोफिल वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी में पीलापन जैंथोफिल के कारण, तो सी का तो सही मैच है, यानी सी का 3। और एंथोसाइनिन, ये सेब में जो क्या लिखा है, सेब के फल में, यहाँ पे लाली में लिखना भूल गया। लाली मतलब सेब का रंग यदि ज़्यादा लाल होता है तो वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, और कम होता है तो इसकी कमी के कारण होता है। तो एंथोसाइनिन याद रखना, ठीक है। तो सी का 4 हो गया, यानी कोड बना हमारा 2134। वो मैंने कूट वाला नीचे यहाँ पे एडिट नहीं कर पाया, जगह नहीं हो पा रही थी, तो मैं ऐसे हम लोग समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने सीख तो लिया ही है ना, ठीक है। तो जैंथोफिल हल्दी और एंथोसाइनिन ये सेब वाला। आगे बढ़ें। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारी यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से कौन सा एक भोजन में विषाक्त होने यानी टॉक्सिक होने के लिए उत्तरदायी है। यानी जो फूड पॉइजनिंग होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं वो चारों के चारों बैक्टीरिया हैं, और इनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, वो भी हम लोगों को जानना है। राइजोबियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं ना एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है, इसके बिना तो जीवित नहीं रहेगा कोई भी प्लांट, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन समझते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है फिक्स से समझ जाएगा, नहीं ना, फिक्स करना, किसी चीज़ को एक जगह पर होल्ड करके रखना। और एक किसी चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, किसी चीज़, नाइट्रोजन यानी वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको मतलब ये समझ लीजिए 90% ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर पाते हैं इस नाइट्रोजन को। वातावरणीय नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल नहीं है, तो इसको सबसे पहले, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में है ना, तो गैस के फॉर्म में रहेगी तो वो एक जगह होल्ड कैसे रहेगी, वो तो इधर उधर भाग जाएगी ना। तो सबसे पहले काम तो है कि इस गैसियस नाइट्रोजन को सबसे पहले नॉन गैसियस नाइट्रोजन में बदलना, नॉन गैसियस कंपाउंड में बदलना। और नॉन गैसियस कंपाउंड जैसे अमोनिया हो गया, वैसे अमोनिया भी गैस है, लेकिन अमोनिया से फिर अब वो अमोनियम साल्ट वगैरह बन जाते हैं, तो फिर वो नॉन गैसियस बन जाता है। तो जब अमोनियम साल्ट वगैरह बन जाते हैं तो अमोनियम जो साल्ट बनते हैं इस चीज़ को फिर प्लांट यूज कर पाते हैं, ठीक है, और वो आगे जाके जीवित रह पाते हैं, वो जीवित रह पाते हैं इस नाइट्रोजन से। यानी जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इससे जीवित नहीं रहता है प्लांट, इससे जीवित रहता है अमोनियम सॉल्ट से। तो ये चीज़ होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है राइजोबियम का। और लैक्टोबैसिलस के बारे में आप लोग समझते होंगे, इसका मतलब वो दही बनाने में जो बैक्टीरिया, दही जो बनता है ना दूध से, वो इस बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के। और एस्परसिलस जो है वो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कहाँ पे पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड में, ठीक है, सिट्रिक एसिड में।
ठीक है। और खाने में टॉक्सिसिटी जो आती है, भोजन में विषाक्तता जो आती है, वो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम के कारण। तो ये इसको याद रखना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ए है। बाकी हम लोगों ने सीखा तीनों ऑप्शन। आगे बढ़ें, चलिए 17 देखिए जल्दी से। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक हम लोग समझते हैं। इसको तो हम लोग दृष्टि PCS टेस्ट सीरीज में भी किए हैं। तो इसको सीधा हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, तो आसानी से हो जाएगा। इसको देखिए, सबसे पहला क्या कौन सा फिगर दिख रहा है आपको? एंडेमिक, ठीक है। एंडेमिक का पिक्चर देखिए आप, एपिडेमिक का पिक्चर देखिए, और फिर पेंडेमिक का पिक्चर देखिए, आपको क्लियरिटी बिल्कुल हो जाएगी। पेंडेमिक जैसे अभी इसने कोविड-19 ने तबाही मचाई, यानी आपको दिख रहा है ना, पूरे ग्लोब पे ये प्रिवेलेंट है। तो शुरुआत यहाँ से करो, एंडेमिक से। एंडेमिक में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? देखो, किसी भी रीजन में यदि कोई भी डिसीज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब प्रेजेंस तो कॉन्स्टेंटली रहता है किसी भी सर्टेन पॉपुलेशन में या फिर रीजन में, लेकिन उसका जो फैलने की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, दर रहती है, स्प्रेड होने की जो दर रहती है, वो बहुत लो रहती है, ठीक है। जैसे आप मलेरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मलेरिया एक प्रिवेलेंट डिसीज है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा उससे खतरा नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती है। प्रेजेंट तो रहती है हमेशा, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फैलने की, संक्रामकता की, वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक में देखिए, इसमें सडन राइज होता है, सडन राइज, अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना संक्रमण में किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो यहाँ पे की पॉइंट्स हम लोगों को क्या याद रखना है? सडन इंक्रीज इन केसेस, ठीक है, सडन इंक्रीज इन केसेस स्प्रेडिंग थ्रू अ लार्ज पॉपुलेशन लाइक अ कंट्री। यानी एपिडेमिक में एक कंट्री भी हो सकता है, कोई क्षेत्र एक कंट्री भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन की पॉइंट्स क्या पढ़े यहाँ पे? सडन राइज पढ़ा है आपने, सडन इंक्रीज पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई पड़ी है, ठीक। और पेंडेमिक तो आप लोग समझ रहे हैं, सारे कॉन्टिनेंट इसमें काउंट कर लो, ठीक है, और स्प्रेड होने की दर भी आप, यानी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई कर लो, तो ये पेंडेमिक बन जाएगा। और इसमें कंट्री के साथ साथ पूरा कॉन्टिनेंट भी ले लो, पूरा ग्लोब भी ले लो, जहाँ जहाँ इंसान रह रहा है वहाँ पूरा ले लो, वो पेंडेमिक हो जाएगा। चलें वापस क्वेश्चन पे चलें, तो इसको जल्दी से देख लीजिए। एंडेमिक आपने देखा, यानी पहला फिगर जो देखा था वो एंडेमिक का था, ठीक है, यानी किसी विशेष क्षेत्र या संख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग। हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंस तो हमेशा रहती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है फैलने की, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, दिख नहीं रहा ठीक से हम लोगों को, ठीक है। तो पहला सही मैच है। दूसरा देखिए एपिडेमिक, ये सेकंड फिगर है, इसमें कोई संक्रामक रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है, ये भी सही मैच है। और पेंडेमिक क्या देखे थे? एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व में विस्तार, ठीक है, इसी का एक्सपेंशन ही तो था पेंडेमिक, एपिडेमिक का, ठीक है। दूसरे फिगर का ही तो एक्सपेंशन था, तीसरा फिगर, तो तीनों मैच हैं, यानी यहाँ पे उपरोक्त सभी हो गया आंसर, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 18 देखिए। एमनियोसेंटोसिस क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में बना रहता है। इसको सीधे फिगर से देखिए तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। देखो एमनियोसेंटोसिस दिख रहा है आपको, बेबी का फिगर दिख रहा है, यानी फिगर से हम लोग को इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डायग्नोस हो रहा है, ठीक है। और ये डायग्नोस करते किस लिए हैं? यदि कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है बेबी के अंदर, तो उस एबनॉर्मेलिटी को सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। और ऐसी एबनॉर्मेलिटी हो जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम आप पढ़ते रहते हैं साइंस में, क्रोमोसोम यदि डिससिमिलैरिटी अगर हो जाता है, ठीक है, गुणसूत्र विषमता वगैरह जो समस्या होती हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है, एमनियोसेंटोसिस, ठीक है। तो जल्दी से लगा दीजिए कौन सा आंसर? गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण, ठीक है, तो आंसर भी हो गया, ठीक। आगे करें, चलिए 19 देखिए। 19 में क्या है? एक दो स्टेटमेंट है, हम लोग को पढ़ लेना जल्दी से। विकिरण है नहीं, रेडिएशन के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव, इसको जूम इन करते हैं थोड़ा, दिख नहीं रहा, सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। पहला पॉइंट ठीक लग रहा है आपको? गलत लग रहा? बिल्कुल गलत लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सेपरेटली ये पूछा गया है PCS में, शायद 2017-18 में पूछा है। रेडिएशन से सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो आइज़ पे पड़ता है, ठीक है, आँखों पे, ना कि मस्तिष्क पे। मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे कम रेडिएशन का प्रभाव ब्रेन पे पड़ता है, ठीक है, सबसे कम ब्रेन पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा आइज़ पे पड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने ब्रेन पे लिखा है सबसे ज़्यादा। दूसरा पॉइंट पढ़िए, रेडिएशन के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि, अच्छा ये उल्टा ही लिखा है दूसरा, ठीक है, दोनों अपने आप में उल्टे लिखे हैं, ठीक। तो ये दोनों ही गलत हो गए, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। आगे करें, चलिए 20वां देखिए।
20वां बोल रहे हैं। ये यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिए, ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तथा राइबोसोम, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि देखो इसके बारे में, इसके काम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है राइबोसोम का और एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम जो है, इन दोनों का नाम जब भी पढ़ते होंगे आप लोग तो आपको प्रोटीन का सिंथेसिस याद आता होगा। प्रोटीन का संश्लेषण जो करता है वो कौन करता है, यही सब तो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसका संश्लेषण भी तो बहुत ज़रूरी है ना। और सेल के अंदर इन दोनों को देखें आप, चलिए यहाँ पे फिगर पड़ा हुआ देख लीजिए, इस सेल के अंदर है, सब कुछ है। ये देखिए ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, दिख नहीं रहा, ये जो इतना हिस्सा दिख रहा, इतना हिस्सा यहाँ पे जूम करके दिखा है, तो ये जो इस पूरे को बोलते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, ठीक है। इस रेटिकुलम पे ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये राइबोसोम, ठीक है। इन दोनों का काम आपने क्या पढ़ा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के संश्लेषण में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, इन्हें कोशिका का पावर हाउस इसे थोड़ी ना बोलते हैं, पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते थे ना। पहला पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़िए, एक कोशिका में यानी सेल में प्रोटीन संश्लेषण यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो हम लोगों ने भी सीखा पढ़ा, ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट पढ़िए, ये जीव द्रव्य को घेरे रहते हैं, तो ऐसा तो हम लोगों ने अभी देखा नहीं, फिगर में देखा नहीं कोई, ये जीव द्रव्य तो देखा नहीं और उनमें से कोई नहीं, तो हम लोगों को तो सही फाइंड करना था ना। और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो तो इसके कारण है, एक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो अभी 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग, और चूँकि क्वेश्चन कम कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ 20 क्वेश्चन तो डाल ही दूँ। और इसमें कंपारिजन हमने आपको शुरुआत में बता ही दिया, इसमें हम लोग DIS 2021 PCS की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। और RO 2016 का जो टेस्ट सीरीज बना था, जिसका एग्ज़ाम अभी 2020 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। और एक मॉडल पेपर जो हम लाए हैं उसके भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, लगभग हम लोग 1500 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, 1500 MCQs कर लेंगे। मतलब इन्हीं 1500 में हम लोग जो मैथ रीजनिंग भी पूछते हैं ना, RO ARO, वो भी देख लेंगे, ठीक। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।